नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर की बड़ी खबर, हर वो खबर जिसका असर पूरी दुनिया पर होता है। हम आपको बताते हैं दुनिया में इस वक्त क्या हलचल है। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका के एक्शन की। ट्रंप ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जो कार्रवाई की है उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और इसके बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में रूस, चीन, अमेरिका आपस में भिड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मीटिंग नहीं है जहां वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा हो। जी हां, विश्व युद्ध की झलक कल यूएनएससी की मीटिंग में दिख गई और सीधे सीधे अमेरिका को रूस और चीन ने चेतावनी दे दी कि मादुरो को फौरन रिहा करो। रूस, चीन का कहना है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और इससे वैश्विक शांति को खतरा है। उन्होंने अमेरिका को दादागिरी करने वाला और अतिक्रमण करने वाला करार दिया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में क्या बातें हुई, क्या एलिगेशन लगाया गया, रूस, चीन ने क्या सवाल उठाए, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा गया, अमेरिका की नीति को लेकर क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या हवाला दिया गया, सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल से। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की एक एक अपडेट, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और उस पर अमेरिका ने क्या जवाब दिया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस कार्रवाई के बाद क्या दलील रखी अमेरिका ने, यह भी आपको बताएंगे। वर्ल्ड नाउ में दूसरी खबर होगी, मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन यह केवल एक सैन्य कार्रवाई न बल्कि एक रणनीति है जिसमें न केवल विरोधी नेता को पकड़ना शामिल है बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था को तहस नहस करने की प्लानिंग भी है। अब यह मॉडल जो है वह अमेरिका के विरोधी भी अपना सकते हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के मादुरो मॉडल को चीन अपनाकर ताइवान पर अटैक कर सकता है? अब जब अमेरिका को किसी ने नहीं रोका तो चीन को कौन रोकेगा? अगर चीन आज ताइवान कब्जाने के लिए निकल गया, अमेरिका के नक्शे कदम पर चल पड़ा, तो फिर चीन से कौन मुकाबला लेगा उसके इलाके में? क्या अमेरिका ताइवान की लड़ाई लड़ने के लिए आएगा? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े जंग के लिए बिगुल फूंक दिया है और पूरी दुनिया को इस जंग के अंधेरे में झोंक दिया है। क्योंकि चीन में यह मांग उठ रही है, कोई हवाई बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। चीन के सोशल मीडिया से लेकर चीन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यही बात कही जा रही है कि ताइवान में घुसो, वहां के प्रधानमंत्री को उठाकर लाओ और ताइवान को चीन में शामिल करने का आधिकारिक ऐलान कर दो। जिसके बाद इस इलाके में स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, एक नजीर पेश कर दी है जिसके नक्शे कदम पर चाइना चल सकता है। इस खबर को भी डिटेल से देखेंगे और देखेंगे क्या हलचल है चीन में क्या मांग की जा रही है। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे तेहरान की, ईरान की, जहां पर बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। ईरान इस वक्त गृह युद्ध की चपेट में है। 35 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आर्थिक तंगी, महंगाई और राजनीतिक असंतोष इस कदर भड़क गया है कि लगातार प्रदर्शन जारी है। खामनेई की लाख अपील के बावजूद, माफी मांगने के बावजूद ईरान के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ सोर्सेस तो यह भी बताते हैं, कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि इसके पीछे भी अमेरिका है और अमेरिका ने पहले ही ईरान पर बहुत सैंक्शंस लगाए हैं और ईरान की खामनेई सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ईरान के लोगों पर बर्बरता की गई, ज्यादती की गई, जुल्म किया गया, तो ट्रंप सीधे तेहरान में दखल देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की आर्मी तैयार है। यानी यह साफ है कि यह मामला अब राजनीतिक दबाव या आर्थिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहने वाला है। यहां भी एक जंगी मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि अमेरिका वाया इजराइल ईरान पहुंच जाए, क्योंकि ईरान और इजराइल में दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि अमेरिका डायरेक्ट अगर ईरान को इन्वेड करेगा तो उसमें लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन अमेरिका फिलहाल ईरान में स्थिति पर नजर गड़ाए हुए है और सैन्य ऑपरेशन करने की बात भी अमेरिका कह चुका है, लेकिन कब, यह तय नहीं। फिर आपको बताएंगे ये तमाम खबरें डिटेल से। आइए देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जब गिरफ्तार किए गए, जब उनको वहां से वेनेजुएला से उठाया गया, जब अमेरिका ने उनको किडनैप किया और उसके बाद न्यूयॉर्क कोर्ट में उनकी पेशी हुई है। यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, ये एक दिन दहाड़े डकैती है, वो डकैती जिसे लोकतंत्र का ठेकेदार बताने वाले अमेरिका ने अंजाम दिया। एक आसान देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ उसके बेडरूम से जानवर जैसा सलूक करते हुए निकाला गया। इसके बाद बेशर्मी के साथ परेड कराया गया।
आंखों पर पट्टी बांधकर घुमाया गया, हाथ में पानी का बोतल पकड़कर घुमाया गया, हाथों में हथकड़ी डालकर घुमाया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए आपके सामने। इस तस्वीर की चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है, कई देश इस पर सवाल उठा रहे हैं, इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना। लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई है, वही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो पूरी दुनिया में शांति मेंटेन करने की बात करता है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कुछ हुआ, यह हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो पहले ही साफ कर दिया कि न खाता ना वही, जो अमेरिका कहे वही सही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका कितना पावरफुल कंट्री है, वो किसी भी देश को इन्वेड कर सकता है जिससे अमेरिका के हित को नुकसान हो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका के न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। मादुरो पर ड्रग तस्करी और हथियारों की अवैध आवाजाही के गंभीर आरोप, लेकिन खुद मादुरो ने कोर्ट में इस बात का खंडन कर दिया और मादुरो ने अदालत में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया और कहा कि मुझे किडनैप करके जबरन लाया गया है। तो एक तरफ न्यूयॉर्क कोर्ट में सुनवाई और एक तरफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। पहली सुनवाई में मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया और मादुरो ने कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं और अब भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं। मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस भी अदालत में पेश हुई। उनके चेहरे पर चोट के निशान भी थे और पट्टी भी बंधी हुई थी। सुनवाई के दौरान मादुरो के पैरों में भी बेड़ियां लगी हुई थी। मादुरो और उनकी पत्नी एक ही मेज पर बैठे हुए थे और दोनों ने हेडफोन लगाए थे ताकि अदालत में कही जा रही बातों को वो अपनी भाषा में समझ सके। जज ने अदालत में दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया। मादुरो और उनके सहयोगियों पर नशा तस्करों और आतंकी गिरोह के साथ मिलकर अमेरिका में कोकेन पहुंचाने की साजिश का आरोप है। इसके लिए लंबी सजा हो सकती है। आरोप क्या क्या है एक बार जरा डिटेल से आप देख लीजिए। नशा तस्करी और अमेरिका में आतंकवाद को बढ़ावा देना। चार्जशीट में मादुरो, उनके बेटे और गृह मंत्री डियोसडाडो काबोलो और ट्रेन दे अरागुआ गैंग के सरगना हेक्टर गुरेरो फ्लोरेस पर भी आरोप है। अमेरिका ने इस गैंग को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। मादुरो पर मशीन गन रखने और ड्रग तस्करी के सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं। मादुरो के वकील ने अमेरिकी कार्रवाई को सैन्य अपहरण बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानूनी प्रक्रिया का भी उल्लंघन है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। मादुरो के खिलाफ सुनवाई के दौरान अदालत ने बाहर सैकड़ों लोग वहां पर उस वक्त जमा थे। एक तरफ अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो दूसरी ओर मादुरो विरोधी लोगों ने उनके खिलाफ नारे भी लगाए। सुनवाई खत्म होने के बाद जब मादुरो बाहर निकलने के लिए उठे तो गैलरी में बैठे एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि उन्हें अपने अपराधों की कीमत चुकानी होगी। मादुरो ने जवाब दिया कि वो अपनी आजादी हासिल करेंगे। अब यह ऑपरेशन की टाइमलाइन क्या रही है, जल्दी से इस पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में क्या कुछ हुआ। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से इस घटना को समझते हैं। 2 जनवरी 10:46 राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को पकड़ने के लिए मिशन को मंजूरी दे दी। फिर 3 जनवरी को 2:48 पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में हवाई हमले शुरू कर दिए और सुबह 3 बजे अमेरिकी कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए राष्ट्रपति भवन में उतर गए। 3:29 पर अमेरिका का ऑपरेशन खत्म हुआ। मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। सुबह लगभग 4:15 बजे 4:20 का वक्त रहा होगा जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मादुरो को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। सुबह 11 बजे ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जे का भी ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बाद अमेरिकी सरकार की तरफ से सफाई आई कि वेनेजुएला को वेनेजुएला के लोग ही चलाएंगे। अमेरिका वेनेजुएला को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने के मूड में नहीं। इसके बाद मादुरो को बेड़ियों में कैद कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। मादुरो को न्यूयॉर्क की एमसीडी जेल भेजा गया। मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका की एक जबरन विदेश नीति का नमूना भी है। इधर माई वे और हाईवे। मादुरो को हथकड़ियों में अदालत के सामने खड़ा कर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हद तक जाकर अपने मिशन को पूरा करेगा, अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, किस देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो जल्दी से आपको यूएनएससी की तस्वीर दिखाते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक जो हुई है वो बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल बड़ी संख्या में, ये देखिए तस्वीर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, बड़ी संख्या में यहां पर
लोग चर्चा करते नजर आए। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया। जरा देखते हैं इस तस्वीर में, उसके बाद फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आगे की कहानी। तो कल यूएनएससी की आपात बैठक जो बुलाई गई थी, इमरजेंसी मीटिंग जो बुलाई गई थी, उस पर काफी देर तक बवाल होता रहा, काफी देर तक चर्चा होती रही। क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में, आइए जल्दी से नजर डालते हैं। अमेरिका के कदमों की आलोचना की गई, इस पर सवाल उठाए गए साफ तौर पर। यूएनएससी की मीटिंग में, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कई देशों के बीच गहरे मतभेद साफ नजर आए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जाहिर की, यह कार्रवाई इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेजुएला संकट पर कहा कि अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के मामले में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। गुटेरेस ने सवाल उठाया कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए कैसी मिसाल कायम करेगी। कल को चीन भी इस राह पर चल सकता है। इस खबर का विश्लेषण अलग से करेंगे कि चीन में यह मांग हो रही है और चीनी सरकार इस पर विचार कर रही है। जिनपिंग सोच रहे हैं कि ताइवान को इन्वेड कर लिया जाए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अब यहां पर रूस ने कड़ा विरोध किया और कहा कि मादुरो को फौरन रिहा कीजिए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और रूस और चीन आमने सामने आ गए। रूस ने तो अमेरिकी कार्रवाई की तीखी आलोचना की। रूसी प्रतिनिधि ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को तुरंत रिहा करने की मांग की। रूस ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता का इस तरह उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जो नेक्स्ट टारगेट पर हैं, कौन टारगेट पर हैं? लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा, मैक्सिको, चिली। उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, यह अमेरिका की दादागिरी चलेगी नहीं। रूस के अलावा क्यूबा और मैक्सिको ने भी अमेरिकी के इस कदम की कड़ी निंदा की। इन देशों का कहना है कि सैन्य बल का इस्तेमाल हालात को और बिगाड़ सकता है। चिली ने भी अमेरिकी कार्रवाई को गलत मिसाल बताते हुए इसे वैश्विक व्यवस्था को नुकसान पहुंचने की बात कही। वेनेजुएला पर आरोप यूएनएससी में लगाए गए कि तेल और जो संसाधन है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र में यह एलिगेशन अमेरिका पर लगाया कि यह हमला देश के प्राकृतिक संसाधनों और विशाल तेल भंडार को हासिल करने के मकसद से जुड़ा हुआ है। वेनेजुएला ने इसे सीधी आक्रामकता और संप्रभुता पर हमला बताया, क्योंकि वेनेजुएलन प्रतिनिधि भी यूएनएससी की इस मीटिंग में शामिल थे। इसके अलावा अगर दूसरे पक्ष को देखें तो अर्जेंटीना, ब्रिटेन और लिथुआनिया ने अमेरिकी कार्रवाई को सही ठहराया। कहा कि यह एक्शन अमेरिका के द्वारा जो लिया गया है वो ठीक है। अमेरिका के सहयोगी देशों ने कहा कि मादुरो सरकार के खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में वेनेजुएला के राजदूत सैमुअल रेनाल्डो मुकांडा अकोस्टा ने अमेरिका की कार्रवाई को पूरी तरीके से अवैध करार दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला अमेरिका की ओर से किए गए एक अवैध सशस्त्र हमले का शिकार बना है, जिसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। 3 जनवरी की घटना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है और ये किसी भी देश की संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मादुरो की गिरफ्तारी के साथ ही पूरी तरीके से मामला विस्फोटक हो गया है और दहशत का आलम यह है कि आसमान में एक ड्रोन नजर आया वेनेजुएला में, जिसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि अमेरिका दोबारा वेनेजुएला में घुसा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद उस ड्रोन को काउंटर करने के लिए सरफेस टू एयर डिफेंस जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया ताकि उस ड्रोन को मार गिराया जाए। एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की आवाज गूंजने लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह फायरिंग न सिर्फ सुरक्षा की बड़ी चिंता पैदा करता है, बल्कि देश की नाजुक स्थिति, दहशत, हालात को भी उजागर करता है।
इस दरमियान एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने इस मामले से खुद को किनारा कर लिया और कहा कि अमेरिका की इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। बाद में दावा किया गया कि इस इलाके में उड़ रहे एक ड्रोन पर मीरा फ्लोरेस पुलिस और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात जवानों ने फायरिंग की। सवाल यह कि सुरक्षा में तैनात जवान अगर थे तो फिर अचानक फायरिंग क्यों हुई? लेकिन अमेरिका इस पूरी घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। अब सवाल यह कि क्या वाकई अमेरिका इस बड़े राजनीतिक तूफान से दूर है या फिर यह तूफान अमेरिका को अपनी जद मिलेगा? वेनेजुएला की जनता इन घटनाओं के बीच एक बार फिर से डर और अनिश्चितता के साए में आ चुकी है। काराकस में फायरिंग कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक और बड़े संघर्ष की पहली झलक मानी जा रही है। इस खतरनाक माहौल में दुनिया की निगाहें वेनेजुएला पर टिकी हुई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सीक्रेट एनालिसिस में कहा गया है कि अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सत्ता से हटते हैं तो उनके करीबी और वफादार नेता ही देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए सबसे बेहतर साबित होंगे। इस एनालिसिस में उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज का नाम भी शामिल है, जबकि रॉड्रिगेज को ट्रंप धमका चुके हैं और कहा है कि रॉड्रिगेज अगर मादुरो के नक्शे कदम पर चलेंगी तो फिर उनका मादुरो से भी बुरा हश्र किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि रॉड्रिगेज के कंट्रोल संभालने की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी। इसे उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम की जो समिति है उनके साथ इस जानकारी को साझा भी किया गया। रिपोर्ट यह भी बताती है कि यही वजह थी कि ट्रंप ने विपक्षी नेता मारिया मचाडो के बजाय डेल्सी रॉड्रिगेज के समर्थन का फैसला किया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है। हो सकता है कि नोबेल प्राइज विनर मारिया मचाडो ही वेनेजुएला को संभाले और वो अमेरिका के इशारे पर सरकार चलाएं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि वहां के लोगों का सपोर्ट मचाडो को कितना मिलेगा यह कह पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के घर में घुसकर दादागिरी दिखाई है उसे पूरा वेनेजुएला भड़का हुआ है और वो लोग अमेरिका के किसी भी एजेंट को वेनेजुएला में नहीं देखना चाहते। इधर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया भर की राजनीतिक परिस्थितियों पर नियमित रूप से जानकारी दी जाती है। उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम वेनेजुएला को अमेरिका के हितों के मुताबिक लाने और वहां के लोगों को बेहतर हालात देने के लिए व्यवहारिक फैसला लिया जा रहा है, जबकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मैं चलाऊंगा वेनेजुएला। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अगले 30 दिन में वेनेजुएला में कोई चुनाव नहीं होगा। अगर उचित सहयोग नहीं मिला तो अमेरिका दूसरी कार्रवाई भी करेगा। अमेरिका का फोकस वेनेजुएला में कानून व्यवस्था बहाल करने पर है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का लक्ष्य है। वेनेजुएला में अमेरिकी तेल कंपनियों की भूमिका अहम होगी। ये काम 18 महीने से भी कम समय में पूरा करने का ट्रंप दावा कर रहे हैं। ट्रंप की यह धमकी सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि साफ इशारा है कि अमेरिका अब सिर्फ दूर से आदेश नहीं देगा, बल्कि अपने ही तरीके से प्रशासन चलाएगा। यह मिक्स ड्रामा नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर गेम का अगला बड़ा मूव है। वेनेजुएला के लिए यह स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अमेरिका की अगली गुलामी का नया अध्याय साबित हो सकता है। लेकिन पर्दे के पीछे मेरे पास एक और कहानी है दोस्तों आपके लिए। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सिल्वर गेम है। जी हां, चांदी वाला खेल। दरअसल 1 जनवरी 2026 से चीन, जो कि सबसे ज्यादा चांदी प्रोसेस करता है दुनिया भर से रॉ मटेरियल मंगा के, उसने अपनी पॉलिसीज में बदलाव कर दिए और अब चीन से चांदी एक्सपोर्ट करना लगभग वहां की कंपनी के लिए नामुमकिन जैसा हो गया है। और जो कंपनियां एक्सपोर्ट कर पाएंगी, जिनकी माइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो सरकार की कंट्रोल में है। और चाइना सबसे ज्यादा वेनेजुएला के चांदी को प्रोसेस करके, एक्सट्रैक्ट करके सिल्वर प्रोडक्शन करता था। अब जब गेम सिल्वर का हो रहा है, आपने देखा हो कि पिछले कुछ समय में चांदी ने किस तरह से यू टर्न भी लिया है। तो दरअसल अमेरिका की कोशिश उसी चांदी पर नकेल कसने की है, यानी चांदी की कीमतों पर चांदी की नकेल। इस पर मैं आपको विस्तार से कल जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि सिल्वर वाला गेम क्या है। तो कल जरूर हमारे साथ वर्ल्ड नाउ में जुड़िएगा और जानेंगे कि कैसे इसने वेनेजुएला को, चाइना को और अमेरिका को चांदी ने एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खबर नंबर 2।
पूरी दुनिया में अमेरिका के मादुरो मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही है। आपने सुना होगा भारत में भी कुछ नेताओं ने सवाल उठाए कि भाई इंडिया भी पाकिस्तान में घुस जाए, आसिम मुनीर को उठा लाए, आसिम मुनीर हाफिज सईद को उठा लाए, मसूद अजहर को उठा लाए, दाऊद इब्राहिम को उठा लाए। ये जो मादुरो मॉडल है अमेरिका का, इसको लेकर बहुत तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया उसको कोई भी इंसान सही नहीं कह सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या दूसरे देश भी इसी मॉडल पर चलेंगे? क्या चीन भी यही मॉडल अपनाएगा? और अगर चीन ने ठीक अमेरिका वाला मॉडल अपना लिया तो फिर ताइवान का क्या होगा? और अगर ताइवान पर हमला किया तो फिर अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका फिर इस कार्रवाई को गलत कैसे कहेगा? क्योंकि अमेरिका ने पहले ही वो कदम उठा लिया वेनेजुएला के खिलाफ। इसलिए चाइना में एक बात जो इस वक्त सबसे ज्यादा कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि अमेरिका की तरह ही ताइवान में घुसकर वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप को अरेस्ट किया जाए और ताइवान को चीन का अभिन्न अंग घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यानी एक और जंग की तैयारी। और खबर तो सोर्सेज के हवाले से यह भी है कि अभी हाल फिलहाल में ही जिस हिसाब से चाइना ने ताइवान के बॉर्डर पर एक्सरसाइज की है, या ताइवान के इलाके में, समुद्री इलाके में जो एक्सरसाइज की है, उसे इसका ट्रेलर माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चाइना ताइवान में इन्वेड कर दे, क्योंकि वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को जबरन गिरफ्तार कर अमेरिका ने एक नया सियासी गेम शुरू कर दिया है। जियो पॉलिटिकल गेम आप इसे कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका नाम है मादुरो मॉडल जियो पॉलिटिकल गेम। सीधे तौर पर किसी देश के नेताओं को घेरकर सत्ता पलटने की रणनीति। चीन इस मॉडल को अडॉप्ट करने की सोच रहा है, क्योंकि वहां पब्लिक इस मॉडल को अडॉप्ट करने की बात कर रही है, खासकर ताइवान को लेकर। सोशल मीडिया और एक्सपर्ट्स में इस बात की चर्चा है कि चीन भी इसी मॉडल का इस्तेमाल करे और किसी धमाकेदार ऑपरेशन के जरिए ताइवान को चीन में शामिल कर लिया जाए और वहां के पॉलिटिकल रिजीम को बंधक बना लिया जाए। अब चिंता पूरी दुनिया में इस बात की है कि चीन क्या इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, और अगर चीन ने ऐसी कार्रवाई की तो फिर क्या होगा। खासकर तौर पर ताइवान को लेकर आशंका काफी बढ़ गई है, जिसे चीन कहता है कि वो हमारा हिस्सा है और इस पर वो कई बार हमला करने की धमकी दे चुका है। हाल ही में चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरते हुए बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ये फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए चारों तरफ बहुत बड़े लेवल पर वॉर एक्सरसाइज, चाइना की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीर है जो ताइवान के इर्द गिर्द हो रही है। और खबर यह है कि ताइवान पर कोई बड़ा मूव ले सकता है चाइना बहुत जल्द। जो वॉर एक्सरसाइज इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल चीन ने इसे अंजाम दिया था। इसने ताइवान को चारों तरफ से घेरते हुए इस एक्सरसाइज को संपन्न किया और इसने चीन के मंसूबे को साफ उजागर कर दिया। चीन ने यह कदम अमेरिका की ओर से ताइवान को 11.1 अरब डॉलर के हथियार पैकेज देने के बाद उठाया था। वो डील क्या थी, उस डील पर भी नजर डाल लीजिए। अमेरिका ने 11.1 अरब डॉलर के बड़े हथियार सौदे को मंजूरी दी, जिसमें हिमार्स, होवित्जर, मिसाइल, ड्रोन टेक्निक, ड्रोन्स, सब कुछ शामिल थे। और अब तक के सबसे बड़े हथियार पैकेज के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जिससे ताइवान की आर्मी पावर में बड़ा उछाल आया है, क्योंकि अमेरिका एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम देने को तैयार हो गया है। चीन की बढ़ती आक्रामकता का जवाब डील में एयर डिफेंस और नेवल हथियार शामिल किए गए। वॉशिंगटन कह रहा है कि ताइवान की सेल्फ डिफेंस हमारी प्राथमिकता है, जबकि बीजिंग ने इसमें बहुत कड़ा रिएक्शन दिया। बीजिंग ने कहा कि हमारी संप्रभुता पर हमला है, इससे एशिया पैसिफिक में तनाव बढ़ गया है और चीन अमेरिका के बीच टकराव के संकेत देखे जा रहे हैं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी न केवल अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल कूटनीति में हलचल मचाई है, बल्कि चीन में भी एक गहरी चिंता और सवाल को जन्म दे दिया है।
चीनी सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया, मादुरो की रिहाई की मांग की, लेकिन देश के सोशल मीडिया पर इससे बिल्कुल उलट एक तस्वीर बन रही है। कई यूजर्स कह रहे हैं कि अमेरिका के इस खुले कदम की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं चीन को भी ऐसा ही करना चाहिए और ताइवान के खिलाफ भी ऐसे ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ताइवान की स्थिति वेनेजुएला से अलग है। वेनेजुएला में मादुरो को वैसा सपोर्ट नहीं था, जबकि ताइवान एक कंप्लीट डेमोक्रेसी है। ताइवान वर्सेस वेनेजुएला में मुख्य अंतर क्या है, इसको देखते हैं। हाल की घटना में अगर देखें तो ताइवान में लोकतंत्र और स्वतंत्र प्रशासन है, जबकि वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता थी और मादुरो का शासन भी विवादित माना जा रहा था। पॉइंट नंबर 2 अगर देखा जाए तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि ताइवान के पास आर्मी की पावर भी काफी ज्यादा है। ताइवान की सीमित मान्यता है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता है। वेनेजुएला की व्यापक मान्यता है, लेकिन आर्थिक संकट में फंसा हुआ देश है क्योंकि सैंक्शंस बहुत लगे हुए हैं। चीन का क्षेत्रीय दावा है और सैन्य खतरा भी ताइवान पर है। वेनेजुएला को चीन का सैन्य और राजनीतिक समर्थन हासिल है। इसके अलावा रणनीतिक और सैन्य समर्थन ताइवान को अमेरिका देता है, जबकि वेनेजुएला मादुरो के खिलाफ कार्रवाई और ऑपरेशन करता है अमेरिका। अगर चीन के खिलाफ एकजुटता ताइवान दिखाता है तो वहीं वेनेजुएला में मादुरो समर्थक और विरोधियों में विभाजन है, यानी ये देश बटा हुआ है। इसके बाद चीन के सैन्य अभ्यास और तनाव बार बार देखे जाते हैं ताइवान के आसपास। वेनेजुएला की बात करें तो मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। यानी सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है वेनेजुएला में, जबकि ताइवान एक एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है और सस्टेनेबल और पावरफुल डेमोक्रेसी है। ताइवान में इस तरह की कार्रवाई वहां की जनता को चीन के खिलाफ और एकजुट कर देगी। मादुरो की गिरफ्तारी चीन के लिए शर्मिंदगी भी मानी जा रही है, क्योंकि वेनेजुएला ने चीन और रूस से महंगे हथियार खरीदे जो अमेरिकी हमले को रोकने में नाकाम रहे, और इससे चीन की सैन्य तकनीक और उसके समर्थन पर भी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हुए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से जोड़कर देखा जा रहा है कि वो अमेरिका को पहले रखते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह ताकत के दम पर फैसला लेने की नीति है, जिससे दुनिया ज्यादा से ज्यादा अस्थिर हो सके। अमेरिका के पिछले सैन्य हस्तक्षेप वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान उदाहरण बन जाते हैं, जिसका अंत ठीक नहीं रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला में लंबे समय तक उलझता है तो क्या इससे चीन को ताइवान पर कदम उठाने का मौका मिलेगा? अमेरिका की थकी हुई जनता और बटी हुई राजनीति ताइवान की सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। वहीं चीन के सीनियर एनालिस्ट विक्टर गाओ का कहना है कि ताइवान का मुद्दा पूरी तरह चीन का आंतरिक मामला है, इसमें अमेरिका को अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए। लेकिन वेनेजुएला की घटना को वो कानून की ताकत कह रहे हैं, यानी कि अमेरिका इसे जस्टिफाई कर रहा है। तो फिर चाइना का ताइवान पर दावा भी जस्टिफाई होना चाहिए। इस हिसाब से दादागिरी सिर्फ क्या अमेरिका की चलेगी? कल को चाइना कहेगा कि हम भी अपने इलाके में अपनी दादागिरी चलाएंगे। यही है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट। एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देता ताइवान अमेरिका, और दूसरी तरफ हर हाल में कब्जे का ख्वाब देखता अमेरिका और चीन। ताइवान साफ कह चुका है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, आजाद डेमोक्रेसी हैं, हम एक सॉवरन स्टेट हैं, जरूरत पड़ी तो हथियार भी उठाएंगे। चीन का दावा है कि ताइवान हमारा है, रीयूनिफिकेशन होकर रहेगा चाहे जैसे भी हो, यानी साम दाम दंड भेद, चाहे डिप्लोमेसी, दबाव या फिर ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। जिनपिंग जानते हैं कि बीजिंग के लिए ताइवान एक राष्ट्रीय मिशन है और इस मिशन को आगे लोकतंत्र, आजादी और जनता की इच्छा सब इसके आगे बौनी पड़ जाती है। लेकिन ताइवान भी कम पावरफुल नहीं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक छोटा देश है लेकिन इरादे बहुत बड़े हैं। आइए कुछ नजर डालते हैं आंकड़ों पर। एक्टिव सैनिकों की संख्या 2,15,000, रिजर्व सैनिकोकों की संख्या 15 लाख से ज्यादा है। थल सेना में अगर टैंकों की बात की जाए तो 1010 मिलिट्री व्हीकल, 19,668 टोर्ड आर्टिलरी, 1,120
सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 300, रॉकेट आर्टिलरी 223, वायुसेना देख लीजिए कुल विमान 750 हैं, लड़ाकू विमान 286 हैं, ट्रांसपोर्ट कैरियर्स 19 हैं। नौसेना में भी देख लीजिए कुल वॉरशिप 93 हैं, डिस्ट्रॉयर 4 हैं, कवच 2 हैं, पनडुब्बियां 4 हैं और पेट्रोल शिप 40 ताइवान के पास हैं। लेकिन इसके आंकड़े में चीन को देखें तो चीन से मुकाबला करना ताइवान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीन एक मेजर पावर हो चुका है। एक्टिव सैनिकों की संख्या 20,35,000 है। आप सोचिए, वहां तो रिजर्व सैनिक और एक्टिव सैनिक भी आप ताइवान में मिला दे तो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। रिजर्व सैनिकों की संख्या हालांकि कम है, 5,10,000। थल सेना में टैंक 5,000 है, मिलिट्री व्हीकल ही 1,74,000 है, टोड आर्टिलरी 1,434 है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो है वो 3,850 है, रॉकेट आर्टिलरी 3,180। वायुसेना में भी देख लीजिए कुल विमानों की संख्या 3,304, लड़ाकू विमान 1,207, अटैक एयरक्राफ्ट 371, ट्रांसपोर्ट 289 और ट्रेनर तो 402 है। नौसेना भी देख लीजिए आप, कुल 730, जिसमें डिस्ट्रॉयर 49, कॉर्वेट 72, पनडुब्बियां 61 और पेट्रोल शिप 150। अगर हम ताइवान को नक्शे पर देखें तो यह एक बहुत छोटा सा द्वीप नजर आता है, लेकिन मत भूलिए यही छोटा सा टापू दुनिया की इकोनॉमी को दिल देता है, यानी कि उस इकोनॉमी की धड़कन को कंट्रोल करता है। तो क्या है ताइवान की आर्थिक अहमियत, जो किसी महाद्वीप से कम नहीं है? और यही वजह है कि चीन भी ताइवान का लोहा मानता है, क्योंकि ताइवान के पास है तकनीक का खजाना, वो खजाना जो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को चलाता है। जैसे आप अभी जो टीवी देख रहे हैं, इसके पीछे भी जो चिप लगी हुई है उसमें मेड इन ताइवान लिखा हुआ है। फिर चाहे वो आज की युग की कारें हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, मिसाइल सिस्टम हो, डिफेंस सिस्टम हो, यहां तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी तक, सब कुछ इस खजाने पर ही टिका हुआ है। और इसलिए ताइवान पर चीन कब्जा चाहता है। लेकिन चीन की दलील क्या है? तो खुल के बात कहेगा नहीं चीन, हाँ मैं लालची हूं, मुझे ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स और जो ताइवान की टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, वो सब कुछ चाहिए। तो चीन बहाने बनाता है। चीन कह रहा है कि वन चाइना पॉलिसी, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, कहता है रीयूनिफिकेशन होकर रहेगा। फिर सामरिक पकड़ होने की बात कहता है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ताइवान पर कब्जा मतलब पश्चिम प्रशांत पर चीन की पकड़ मजबूत होना और इस इलाके में अमेरिका कमजोर पड़ना। लेकिन पेच यहां है कि लोकतंत्र बनाम कम्युनिज्म की इस लड़ाई में कौन किधर रहेगा, क्योंकि ताइवान लोकतंत्र है, चीन नहीं चाहता कि उसके सामने यह मॉडल सफल नजर आए, क्योंकि फिर चीन के लोग भी इसी मॉडल की मांग करेंगे। आर्थिक सुपर पावर का गेम। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब है, चिप्स की सप्लाई चेन पर पकड़ है। अमेरिकी गठजोड़ तोड़ना। अमेरिका जापान क्वाड के प्रभाव को कम करना चाहता है चीन। आंतरिक राजनीति और राष्ट्रीयता। चीनी जनता में राष्ट्रवाद को भड़काकर अपनी सत्ता को मजबूत रखना चाहते हैं जिनपिंग। सैन्य शक्ति दिखाने का मौका। एशिया प्रशांत में सुपर पावर के तौर पर दावा मजबूत करना। इतिहास का हवाला चीन देता है और कहता है कि ताइवान का मिशन 1949 से अधूरा है, जिसे हर हाल में पूरा करना है। कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, वो तो ये भी कहती है कि इसी साल अपना ऑपरेशन चाइना शुरू कर देगा। जबकि चाइनीज इंटेलिजेंस के कई अधिकारी ऑलरेडी ताइवान में हैं और वो इस प्लान पर काम कर रहे हैं। लेकिन ताइवान भी इतना हल्का मुल्क नहीं है। दुनिया में बनने वाली हाई एंड चिप्स का बड़ा हिस्सा ताइवान से ही आता है और ताइवान इस पर राज करता है। कंपनी का नाम है TSMC, एक ऐसी कंपनी जिसके बिना दुनिया की फैक्ट्रियां मिनटों में ठप हो जाएंगी। यानी साफ है कि ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि ग्लोबल टेक पावर का द्वीप। और चीन इस बात को समझता है कि अगर चीन के कब्जे में ताइवान आ गया तो आधी दुनिया पर कंट्रोल की चाबी उसी के पास होगी। यही वजह है कि बीजिंग कभी रीयूनिफिकेशन की बात करता है तो कभी वन चाइना पॉलिसी की बात करता है और ताइवान पर हमेशा दबाव बनाता है।
और इसी टकराव ने दुनिया का सिरदर्द बढ़ा दिया है, क्योंकि ताइवान पर कब्जा सिर्फ एक जमीन का मुद्दा नहीं रहेगा। ये टेक वॉर बन सकता है, ये अमेरिका चाइना जंग की वजह बन सकता है, यह अमेरिका के एक और युद्ध में कूदने की वजह बन सकता है। हजारों लाखों की जान जा सकती है और इसी दांव में पूरी दुनिया फंसी हुई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी फंसी हुई। ताइवान वर्सेस चीन में कौन किसके साथ खड़ा है, यह भी जान लीजिए। रूस के साथ उत्तर कोरिया, म्यांमार, पाकिस्तान, क्यूबा, सर्बिया, वेनेजुएला, चाइना, जिम्बाब्वे जैसे कई देश खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं रूस को या अमेरिका को। वहीं अमेरिका ताइवान को हथियार और सैन्य समर्थन देता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ताइवान की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा मानते हैं। यूरोप के भी कई देश ताइवान के समर्थन में। चीन के दबाव के खिलाफ ये सारे देश अब एक तरफ आ रहे हैं। ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अजीब स्थिति है। आधिकारिक तौर पर दुनिया के केवल 12 देश ही उसे एक आजाद देश मानते हैं। इनमें बेलीज, ग्वाटेमाला, हैती, पैराग्वे और सेंट लूजिया जैसे छोटे देश शामिल हैं। भारत और अमेरिका जैसे बड़े देश भी वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान के साथ सीधे राजनयिक संबंध नहीं खत्म करना चाहेंगे। लेकिन इस बीच जो वॉर एक्सरसाइज हुई है उसकी तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि चीन का मकसद इसके पीछे क्या है, आखिर चीन क्या चाह रहा है, इसको डिकोड करेंगे इस तस्वीर के बाद। अब समझिए पर्दे के पीछे की कहानी। अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा अनौपचारिक समर्थक है। अमेरिका में बाकायदा ताइवान सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया है जिससे ताइवान को कोई खतरा ना हो। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस भी जानते हैं कि अगर ताइवान गिरा तो अगला नंबर उनका हो सकता है। इसलिए जापान भी चाइना के खिलाफ बहुत मुखर होकर बोल रहा है और अपनी आर्मी को स्ट्रांग करने की बात कर रहा है। यूरोपीय संघ भी जानता है कि सेमीकंडक्टर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए ताइवान का फ्री रहना बहुत जरूरी है, वरना ताइवान अगर चाइना के कब्जे में गया तो फिर सेमीकंडक्टर्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर, मटेरियल्स पर सीधा सीधा चाइना का कब्जा हो जाएगा और चाइना इस पर मोनोपोली करेगा। इसलिए वो भी लोकतंत्र की रक्षा के बहाने ताइवान के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया उसे नाम दिया मादुरो मॉडल। घुसो, ऑपरेशन करो, सत्ता बदल दो और वहां के राष्ट्रपति को हटा दो। और सवाल ये कि चीन भी ताइवान के साथ यही गेम खेल सकता है और क्या चीन का ब्लूप्रिंट तैयार है? चीन कैसे कब्जा कर सकता है? अगर चीन चाहे तो नौसैनिक नाकाबंदी ताइवान के चारों ओर कर सकता है, समुद्री घेरा बना सकता है और ताइवान की सप्लाई लाइन दुनिया से काट सकता है। इसके बाद एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक की रणनीति शुरू होगी जिससे ताइवान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, जैसे कि आर्मी स्टैब्लिशमेंट, जैसे कि एयर बेस। फिर साइबर वॉरफेयर पावर प्लांट है जहां ग्रिड कम्युनिकेशन ठप करके फाइनेंशियल सिस्टम्स पर हमला किया जाएगा। स्पेशल फोर्सेस लैंडिंग महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश, राजनीतिक नेतृत्व को टारगेट किया जाएगा। एम्फीबियस इन्वेजन की बात भी कही जा रही है, समुद्र के रास्ते सैनिक उतारना, धीरे धीरे इलाके को कंट्रोल करना और इससे पहले मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, डर का माहौल बनाना और सरेंडर के लिए मजबूर करना। और एक और कोशिश हो सकती है कि ताइवान के अंदर जो स्थिरता है उसको भड़का दिया जाए, प्रो चाइना ग्रुप्स को सक्रिय कर दिया जाए और लोकतांत्रिक सिस्टम पर सीधा हमला किया जाए, दबाव बनाया जाए। सोचिए कि अचानक ताइवान की सत्ता को अवैध करार दे दिया जाए, सुरक्षा के नाम पर स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए, कमांडोज भेज दिए जाएं, आर्मी भेज दी जाए, सिस्टम को कब्जा कर दिया जाए
और दुनिया के सामने सिर्फ एक बयान आया चाइना की तरफ से कि हमने शांति बहाल कर दी है, क्योंकि चीन पहले ही ताइवान के चारों ओर सैनिकों की घेरेबंदी कर चुका है और इससे पहले तिब्बत में चीन ने यही किया और अब ताइवान में मिसाइलें, जहाज, ड्रोन सब तैयार कर लिए हैं। कभी ड्रिल के नाम पर, कभी घेरेबंदी के नाम पर, कभी पेट्रोल के नाम पर, कभी सेमीकंडक्टर के नाम पर। मैसेज क्लियर है, चीन कह रहा है यह हमारी रेड लाइन है। तो क्या चीन हमले का रिस्क लेगा और ताइवान अगला वेनेजुएला बनेगा? आइए जानते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर क्या असर होगा? एशिया प्रशांत क्षेत्र में बड़ा भू राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा। अमेरिका और चीन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, आपस में टकरा सकते हैं और दो बड़ी इकोनॉमी अगर आपस में टकराई तो वर्ल्ड इकोनॉमी का कोलैप्स होना तय है। फिर आप देख लीजिए, इंडो पैसिफिक में सैन्य तनाव जो है वो चरम पर पहुंच जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका, जैसे कि मैंने आपको बताया, शेयर बाजार में भारी गिरावट, सप्लाई चेन पर तगड़ा असर होगा, तेल गैस के दाम में उछाल की आशंका है। टेक्नोलॉजी सेंटर भी हिल जाएगा, दुनिया की चिप इंडस्ट्री बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, डिजिटल जितनी भी चीजें इंक्लूडिंग योर कार, रिमोट, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, जितने भी अप्लायंसेस हैं, फ्रिज, सब महंगे होने लग जाएंगे। ऑटोमोबाइल उत्पादन पर असर पड़ेगा। इंडिया पर भी इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट चैनल पर दबाव बढ़ेगा, आईटी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर महंगा हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात, एक और मानवीय संकट हमारे सामने होगा। शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है, समुद्र और वायु मार्गों में बाधा हो सकता है, वैश्विक शांति को खतरा हो सकता है। अगर चीन और ताइवान में युद्ध हुआ तो सिर्फ दोनों देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें मुझे पता ही चला कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 10% यानी कि $10 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट में। ऐसे में युद्ध तो हो जाएगा लेकिन चीन भी भारी आर्थिक संकट में फंस सकता है, उसकी इकोनॉमी हिल सकती है और ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियों का गढ़ है। अगर ये युद्ध में नष्ट हुआ तो चीन को जमीन तो मिल जाएगी लेकिन असली फायदा चिप्स और टेक्नोलॉजी वो हासिल नहीं कर पाएगा। अब जिस एक्ट की बात मैं कर रहा था, ताइवान सिक्योरिटी एक्ट, जिसे ताइवान रिलेशन एक्ट कहा जाता है अमेरिका का, उसके बारे में भी जल्दी जान लीजिए क्यों अमेरिका बाध्य है ताइवान की रक्षा के लिए। ताइवान रिलेशंस एक्ट सीधा युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य तो नहीं करता है लेकिन हां, अमेरिका को मजबूर जरूर करता है कि वो किसी भी हालत में ताइवान की सुरक्षा करेगा, ताइवान को हथियार देगा, ताइवान को मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि चाइना अगर ताइवान में इन्वेड करता है तो अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों का सामना करना ही पड़ेगा। अब जो जरूरी सवाल है, क्या चीन इतना ताइवान पर बड़ा रिस्क लेगा? क्योंकि ताइवान कोई वेनेजुएला तो है नहीं, ये एक मजबूत लोकतंत्र है, वहां की आर्मी मजबूत है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे बड़े पावरफुल कंट्रीज का, और यहां किसी भी सैन्य कार्रवाई की कीमत सिर्फ ताइवान ही नहीं पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। देखना यह होगा कि अगला वेनेजुएला क्या ताइवान बनता है, क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ती है, या फिर चाइना अपना प्लान पोस्टपोन करता है और 2026 में कम से कम ये टकराव हम ना देखें या दुनिया इससे बच जाए। इस पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर चलते हैं। वर्ल्ड नाउ में अब एक और मुल्क ले लीजिए जहां कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हम आर्मी के साथ तैयार हैं, घुस जाएंगे। पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए तस्वीर, सड़क पर अलग अलग इलाकों की तस्वीर जहां पर प्रोटेस्ट, हिंसा, आगजनी, फायरिंग। ये तस्वीर है ईरान की। तो क्या ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिका है? ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर भी उबाल है।
हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ यह आर्थिक तूफान पूरे देश में फैल चुका है। तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ गुस्सा शहर शहर, गली गली, हर चौक चौराहों पर फट रहा है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भिड़ंत, हिंसा, आगजनी, भगदड़, रुक रुक कर इंटरनेट शटडाउन। अभी तक के प्रदर्शन में 35 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। और यह आंकड़े तब हैं जब वहां की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। हो सकता है कि जमीन पर हकीकत कुछ और हो, क्योंकि प्रोटेस्ट का दायरा अगर आप देखेंगे, जरा फुल स्क्रीन देखते हैं, किस तरह से बड़ी मात्रा में लोग सड़क पर उतर रहे हैं और उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये दर्शकों, मित्रों, फ्रेंड्स, कि क्या ईरान में भी घुसेगा अमेरिका? वैसे अमेरिका कहां कहां घुसे? ताइवान और चीन के कॉन्फ्लिक्ट में घुसे, रशिया यूक्रेन में घुसे, हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुसे, या फिर ईरान के इंटरनल मैटर पर घुसे, या फिर वेनेजुएला में तो खैर घुस ही गया, या फिर क्यूबा में घुसे, कोलंबिया में घुसे, मैक्सिको में घुसे। लेकिन ईरान की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि ईरान में अगर जरूरत पड़ी तो हम आर्मी भेज सकते हैं। ईरान में गृहयुद्ध है, देश पर सैंक्शंस हैं, तेल बेचने पर पाबंदी है, विदेशी निवेश ठप है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान में है। $1 की कीमत 2.5 लाख ईरानी करेंसी है। इसलिए जनता के सब्र का बांध टूट गया है और इसी आपदा में अवसर देख रहा है अमेरिका। तो ईरान में खामनेई के खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको देखते हैं। 28 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई है, जो अभी तक जारी है। राजधानी तेहरान से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई। ग्रैंड बाजार में व्यापारियों ने हड़ताल की। 29 दिसंबर 2025 प्रदर्शन दूसरे शहरों में फैल गया। पहली बार प्रदर्शनकारियों में और पुलिस में झड़प हो गई है 29 तारीख की खबर। फिर 30 दिसंबर को तेहरान, यज़्द, जंजन समेत कम से कम 10 यूनिवर्सिटी के छात्र इस आंदोलन में शामिल हो गए। 31 दिसंबर जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब ईरान के 11 राज्यों में हिंसा हो रही, जिसमें एक नागरिक और एक सिक्योरिटी फोर्स की मौत हो गई। 1 जनवरी जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, 2026 का वेलकम कर रही थी, तो ईरान के लोग संघर्ष कर रहे थे और साल के पहले ही दिन में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। फिर 2 जनवरी 2026 लोडेगन और कुहदश्त में हिंसक झड़प हुई और 6 लोगों के मारे जाने की खबर आई। 3 जनवरी 2026 महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन में उग्रता देखी गई। 31 प्रांतों में से 25 प्रांतों के 170 से अधिक जगहों पर प्रदर्शन हुए और मरने वालों की संख्या 15 तक पहुंच गई और 580 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 जनवरी 2026 तेहरान समेत कई शहरों में प्रदर्शन, महंगाई, बेरोजगारी, दमन के खिलाफ नारे। नागरिकों ने सर्वोच्च नेता खामनेई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी। 5 जनवरी को यह प्रदर्शन विश्वविद्यालयों तक फैल गया। 27 प्रांतों के 250 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन होने लगे। छात्रों ने राजनीतिक सुधार की मांग उठाई। इंटरनेट बंद कर दिया गया, सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 जनवरी को प्रदर्शन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी सामने आई। सरकार ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हालात पर चिंता जाहिर की। 250 पुलिसकर्मी और IRGC के 45 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। 1200 लोग हिरासत में लिए गए और 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिससे ऐसा लग रहा है कि ईरान में अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और ऐसे में अमेरिका दखल दे सकता है, क्योंकि अमेरिका को ऑयल चाहिए और ईरान में घुसने का बहाना चाहिए। तो दोनों के लिए समय बिल्कुल मुफीद है, एकदम परफेक्ट।
इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, जानकारी आपको देते रहेंगे। बारी है आज के सवाल की, इंडिया डेली क्वेश्चन कॉन्टेस्ट की। हमारा सवाल है, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन ए डेल्सी रॉड्रिगेज, ऑप्शन बी निकोलस मादुरे। सही जवाब भेजिए 72407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार। अब बताते हैं आपको कल के विनर का नाम। कल के विनर बने धरत सिंह राजपूत, जो कि विदिशा मध्य प्रदेश से हैं। आपको बहुत बहुत बधाई धरत। जल्दी आपको दिया जाएगा एक शानदार तोहफा इंडिया डेली की तरफ से। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।